पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान जारी। यूपी में अब तक 36% हुआ मतदान। बूथों पर लगी लंबी लाइनें। मुजफ्फरनगर फर्जी वोटर मिलने से हड़कंप। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। बूथ कैप्चरिंग की मिली शिकायत। छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बीच नक्सलियों ने किया बम विस्फोट। धमाके में सीआरपीएफ का सहायक कमांडेंट घायल। बीबीएयू के छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में मारपीट। 4 नामजद और 25 अज्ञात छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग जारी। धामी ने लाइन में लगकर डाला वोट। 55 उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ ना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में आज 5 सीटों पर पहले ही चरण में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। ये लोकसभा सीटें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी और हरिद्वार हैं। इन 5 सीटों पर कुल 55 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 83 लाख से ज्यादा वोटर इन 55 प्रत्याशियों के लिए भाग्य का फैसला लिख रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने मतदान किया और उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की सराहना की। बता दें, पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी ने अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है। बलूनी की टक्कर कांग्रेस के गणेश गोदियाल से है। टिहरी सीट पर मुकाबला रोचक है। यहां बीजेपी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को टिकट दिया। टिहरी गढ़वाल सीट पर बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी शाह का मुकाबला कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला से है। यहां निर्दलीय बॉबी पवार भी ताल ठोक रहे हैं। उधर कांग्रेस से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत मैदान में हैं और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से बीजेपी के अजय भट्ट का मुकाबला कांग्रेस के प्रकाश जोशी से है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को घोषित होंगे। लोकसभा के पहले चरण का मतदान शुरू होने के बाद उत्तराखंड प्रदेश में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान स्थलों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। बुजुर्ग, महिला और युवा जोश के साथ अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थलों पर पहुंचे। पुलिस ने सुरक्षा कड़े इंतजाम सभी पोलिंग बूथ पर किए और सुरक्षा का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह अधिकारियों के साथ मिलकर मतदान स्थलों का निरीक्षण किया और मतदाताओं से भी शांतिपूर्वक तरीके से अपना मतदान किए जाने की अपील की। एमसीसी हमारा 48 आवर की जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप जितने हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं 20 बॉर्डर पॉइंट्स पे बैरियर डाउन करके चेकिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से लगा हुआ है और काफ़ी मतदाता हमारे इधर से उधर भी जाते हैं, लोग आते हैं, तो चेकिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। दूसरा, संवेदनशीलता जिन भी जगह पर परिलक्षित हुई है उसके लिए हमारे एसओ इंस्पेक्टर वगैरह लगातार गश्त पे हैं, लगातार वो चेक भी कर रहे हैं। सभी पोलिंग सेंटर्स पे हमारा फोर्स पर्याप्त दिया गया है। उनके माध्यम से, उनके सहयोग से बस शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कहीं पर से किसी तरीके से कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो हमारे पास पर्याप्त रिजर्व में भी बल है, उसको भी डिप्यूट किया जाएगा। हमारे सभी बॉर्डर पॉइंट्स पे बैरियर डाउन करके चेकिंग अभी लगातार चल रही है। उसमें साथ में हमारे जो सीपीएफ के जो फोर्स है उसको भी हम लोगों ने लक्सर होते हुए, ये लंडोरा होते हुए हम लोग पहुँचे हैं और बड़े शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी जो 11 बजे की अभी रिपोर्ट थी वो लगभग 30% के करीब मतदान द्वारा ये मतदान भी हो रहा है, तो उनको भी हम लोगों ने पुलिस कस्टडी में उनको दिया है और अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे मशीन की वजह से मतदान रुका हो। तो सबसे देखिए, संवेदनशील पोलिंग बूथों में एक सुपरविजन रहे, उसके लिए आपके देखो जहाँ पे संवेदनशील बूथों में आप लोग देख रहे होंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी लगी हैं, उसके साथ साथ हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगे हैं और जो संवेदनशील हैं उनको मतलब वेबकास्टिंग उनकी की जा रही है।
जितने जनपद में पोलिंग बूथ हैं उनके 50% बूथों में वेबकास्टिंग भी की जा रही है। तो अभी तक ऐसी कोई भी घटना यहाँ पे नहीं घटी है जिससे लगता हो कि वाकई में संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। और आने वाले कुछ घंटों की बात है और मुझे लगता है मतदान और बढ़िया चलेगा। द्वाराहाट जिले में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लाइनें लगी हुई हैं। इस दौरान मतदान केंद्रों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और ढोल बाजे के साथ पूरी बारात लेकर दूल्हा मतदान करने पहुंचा। साथ ही वोटर कार्ड और सर पर सेहरा शेरवानी पहने दूल्हा मतदान स्थल पहुंचा, जहां उसने पहले मतदान किया और बाराती बाहर ढोल नगाड़ों के साथ जमकर थिरके। वहीं दूसरी ओर 90 साल की बुजुर्ग महिला बूथ पर पहुंचकर मतदान करने पहुंची और कहा कि मतदान देश का पर्व है और जब तक शरीर में जान रहेगी वो मतदान करती रहेंगी। मेरा तो 2 शब्द कहूँगा आपसे सर, पहले देश फिर बाकी काम। तो सभी लोगों ने मतदान जरूरी है और सभी से अपील है कि सभी लोग मतदान अवश्य करें। 10 काम छोड़ के अपने वोट अवश्य डालें। वहीं नैनीताल जिले के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में भी एक ऐसा नज़ारा सामने आया जहां दूल्हा दुल्हन मतदान स्थल पर पहुंचे और दूल्हे ने मतदान कर लोकतंत्र के पर्व पर अपनी भागीदारी निभाई। दूल्हा ने बताया देर रात उसकी शादी हुई है, आज मतदान के दिन उसकी विदाई हो रही थी, लेकिन विदाई से पहले अपना मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मताधिकार का प्रयोग करते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेमपुर में मतदान किया। इस दौरान प्रकाश जोशी ने कहा, आम जनमानस परिवर्तन का मन बना चुका है। जनता जनार्दन वर्तमान व्यवस्था से त्रस्त है, जैसे अंकिता भंडारी, बेरोजगारी, अग्निवीर, बढ़ती महंगाई आदि के खिलाफ महिलाएं, युवा, प्रत्येक वर्ग एकजुट होकर परिवर्तन लाकर खुशहाल रहना चाहता है। देखिए, मैं तो हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे जहाँ जहाँ वोट हो रहे हैं, जहाँ आज मतदान है, सभी क्षेत्रों के जागरूक मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूंगा। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। देश की सत्ता बदलने का, सरकार बदलने का नहीं, मैं कहूँगा ये देश की तकदीर बदलने का एक नई कहानी लिखने का पर्व होता है। और अधिक से अधिक संख्या में 100% लोग घर से बाहर निकलें और भारी मतदान करें और इस पर्व को सफल बनाएं। जहां तक हमारी बात है, पिछले पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से मतदाताओं का रुझान देखा, जिस तरह से मुझे एक उनका प्रतिभाव मिला, उत्साह मिला, तो मुझे कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत की ओर आगे बढ़ रही है। सामने देखिए सर इधर रहने दो। बैसाखी के पर्व से शुरू हुई बैसाखी मेलों की श्रृंखला में क्षेत्र के हंसकोटी और कौप गांव में परंपरागत बैसाखी मेले का आयोजन हुआ। धार्मिक आस्था और विश्वास से जुड़े इन मेलों के प्रति स्थानीय लोगों का आज भी गहरा लगाव है। वर्ष भर की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ के लोग मेले में अपने आराध्यों के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और अपनी खुशहाली की कामना करते हैं। उमंग और उल्लास से भरपूर बैसाखी का यह मेला लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़े रखता है। वहीं 23 अप्रैल को थराली के मेटा भटियाड़ा में पिंडर घाटी के अंतिम बैसाखी मेले का आयोजन हुआ। हमारे यहाँ पे पौराणिक काल से मेला आ रहा है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे 13-14 तारीख को गोपेश्वर महादेव का मेला लगता है। भव्य मेला जो पौराणिक समय से आ रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ पे 5 गते जो कि 17 या 18 को 2 तारीखों में से होता है। जैसे इस समय 17 तारीख को आया है। ये लाटू देवता के नाम पे 2 बार लाटू देवता का जो मेला है, अच्छा एकांत जगह पे ऊपर मंदिर है हमारे यहाँ पे लाटू देवता का। और यहाँ पे माँ भगवती, माँ काली का, दक्षिण काली का ये मंदिर है। यहाँ पे पीछे यहाँ पे गेट लगा हुआ है। और हमारे यहाँ पे 7 जो गांव हैं मिलजुल कर इस मेले में जो है लाटू देवता के भव्य मेले में जो है कि दर्शक के साथ आते हैं। सबसे यहाँ पे सबसे जो मुख्य जो नृत्य किया जाता है वो घुड़ेत जो है लाटू देवता और देवसिंह देव का जो नाच होता है। हमने काफ़ी बार ये भी कहा था कि इनसे टैक्स न लिया जाए, क्योंकि चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए और इस पौराणिक काल से जो आ रहा है इसको बनाए रखें, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है इसको जारी रखें। और हम यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का स्वागत
पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को बहुत दूर दूर तक पहुँचाते हैं। और ये हमारा लोकल एक मेला है। मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। मेरा नाम राजेश सती है और मैं यहाँ पे टीचर भी हूँ। और यहाँ पे लोग हमारे भी होते हैं और कहीं ना कहीं हम हमारी जो संस्कृति है एक परंपरा से ऐसे हम लोग जुड़े हुए, जो हमारे जो देवता हैं इनका कहीं ना कहीं आपस में एक संबंध रहा है। तो जो इनको आपस में हम आपस में भाई ही हैं। और हमारे जो मेले हैं वो उनका कुशल अब आयोजन हो रहा है, क्योंकि अब लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं। और ये पुरानी परंपरा थी कि जब मेलों में ऐसा लोग मतलब कोई ड्रिंक या ऐसा कुछ करके ऐसा कुछ करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ इस चीज़ को मनाते हैं, एक अपनी परंपरा के प्रति काफ़ी गंभीर हैं। तो मैं मानता हूँ कि मेरा इस मानना है कि कहीं ना कहीं अपने आराध्या को याद करने के लिए सभी लोग आते हैं। और अब पहले जैसी बात नहीं रही है मेलों में, और लोग काफ़ी हंसी खुशी से और आपस में मिलते हैं। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल चुनावी रणनीति के साथ ही मुद्दों पर भी लगातार बात कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक दल प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 11 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। हालांकि मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी को बदला गया। अब बीएसपी ने यहां से शिव प्रसाद यादव को मौका दिया है। इससे पहले बीएसपी ने गुलशन देव शाक्य को टिकट दिया था और इस सीट पर यादव मतदाता ज्यादा हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सपा ने डिंपल यादव और बीजेपी ने यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। बसपा का यह कैंडिडेट बदलाव अब अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाला है। और हल्ला बोल यार खड़ा है सामने जनता के, एक और सामंतवाद जनता के सामने खड़ा है। पूरा बैकवर्ड, पूरा एससी, पूरा माइनॉरिटी, शोषित, पीड़ित, हक वंचित, अपमानित लोग, मैनपुरी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैनपुरी जनता के सम्मान में शिव प्रसाद यादव मैदान में। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? जनता निश्चित रूप से जनता की सेवा करने के मुद्दों को लेकर, हल्ला बोल को खत्म करने मुद्दे से मैनपुरी की जनता भयभीत है। इन दोनों प्रत्याशियों से इस भय को खत्म करके एक भाईचारा को स्थापित करना है, हल्ला बोल हटाना है और भाईचारा लाना है। एक तरफ गठबंधन है और आप मायावती जी पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ रही है, क्या कहेंगे? कितनी सीटें आने की संभावना? वो अकेले ही सब पर भारी है। कितनी सीटें समझ रहे हैं आप? अब ये तो देखो जनता जनार्दन का निर्णय है। हम सब वकील हैं, नेता लोग, और जनता जज है। जनता जो निर्णय करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। भाजपा 400 पार की बात कर रही है। भाजपा 400 के पार बात करिए। 400 के पार तो जीरो है ना। 400 के पार तो जीरो है। 400 तक क्लाइमेक्स है, इसके बाद में नीचे आना जीरो है। ये पूछ रहा हूँ आपसे, तो दर्शन सिंह भी यहाँ चुनाव लड़े हैं, अशोक यादव भी चुनाव लड़े हैं, उसके बाद आप आ गए, तीसरे आप आ गए यादव, तीसरे यादव हैं सफेद परिवार में। यार उन पर लग रहे हैं, वजन लग रहे हैं, क्या शनिवारी कर पाएंगे आप? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर। अशोक यादव भी चुनाव लड़े, दर्शन सिंह यादव चुनाव लड़े। इन दोनों में से अशोक यादव घोसी यादव थे। घोसी यादव होने के नाते अशोक यादव ने बिल्कुल जबरदस्त कंटेस्ट किया था और थोड़ी सी उनकी गलती के कारण उन्होंने थोड़ा सा अधिकारियों के साथ हो गया था उनका, तो अधिकारियों ने जबरन उनको जिद में हरा दिया था। जहाँ तक दर्शन सिंह जी वो कमरिया समाज के थे, तो घोसी यादव को हमारा कमरिया खुद होगा। मैं घोसी यादव को बिलोंग करता हूँ। यहाँ 75% यादव वोटों में से 75% यादव वोट घोसी यादव वोट है। और 40 वर्षों से इस मैनपुरी में घोसी यादव का एक भी एमएलसी नहीं, एक भी एमएलए नहीं, एक भी विधायक नहीं, एक भी स्टेट मिनिस्टर नहीं। पूरे सैफई परिवार के लोग पैदा होते हैं राज करने के लिए और घोसी यादव पैदा होता है इनको वोट देने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश के घोसी यादवों को, ग्वाला यादवों को इन्होंने ध्वस्त कर रखा है, केवल अपने परिवार को आबाद किया है। निश्चित रूप से घोसी यादव ने पूरी निष्ठा के साथ इनका साथ दिया। घोसी यादव जैसा कोई वफादार नहीं और सैफई परिवार जैसा कोई गद्दार नहीं। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है मैनपुरी, तो क्या भाजपा और बसपा क्या मिलकर इस गढ़ को? सर समाजवादी पार्टी का गढ़ भरथना भी था। मैं मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भरथना से इलेक्शन लड़ा हूँ। ही कुड विन ओनली विद द डिफरेंस ऑफ 4000 वोट्स। पूरे 19 राउंड की काउंटिंग में मुलायम सिंह जी मुझसे चुनाव हारते रहे।
लास्ट में MP बनने के बाद जब 2009 में बाई इलेक्शन हुआ तो मैं 18,500 से उसी सपा के गढ़ से मैं जीत करके आया बसपा कैंडिडेट के रूप में। सर वही रिकॉर्ड मैनपुरी में भी दोहराया जाएगा। आपकी पार्टी ने जब साग को टिकट दिया था और वही अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे साग के वोटर आता है। अरे साग मतदाता इससे भी नाराज है कि बेचारे आलोक साग को MLC बनाने को भेजा था, पूरा नाम आ गया था, वहां से बेचारे रूठे मन से चले आए थे। इससे भी तो साग नाराज है। ठीक है सर। साग तो इससे भी तो नाराज है कि उसका हमेशा से भाजपा से प्रत्याशी साग ग्राम एमपी साहब नहीं बनाया। अपनी फाइट किससे मानते हैं, सपा या भाजपा? हमारी किसी से फाइट ही नहीं है, हमारी तो अपने आप से फाइट है। इसलिए एक बात वास्तव में मैं आप सभी मीडिया के बुद्धिजीवी लोगों से हाथ जोड़ के बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात को कोट करें कि दोनों प्रत्याशियों से मेरी फाइट नहीं है। मेरी योग्यता, मेरा शिष्टाचार, मेरा व्यवहार, मेरा पीछे का कार्य, मेरी समाज सेवा, मेरा शिक्षा जगत में कार्य, मेरा सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के लिए काम करने वाला, मैं तो इंसानियत के आधार पर काम करता हूँ, मानवता के आधार पर काम करता हूँ। इस आधार पर आप देख लिए दोनों प्रत्याशियों को तय कर लिए कि कौन आगे आता कौन पीछे आता। पहले दूसरे की लड़ाई कौन सी पार्टी लड़? मेरी टक्कर में कोई है नहीं भाई साहब, दूसरे की लड़ाई कौन लड़? मेरी टक्कर में कोई है नहीं। आपने अपनी सर्वजन सुखाय पार्टी से इस्तीफा दिया, आपने कहा आज बसपा से नामांकन करने पहुंचे, आपकी गाड़ी में सर्वजन सुखाय पार्टी के। हाँ कंबाइंड एफर्ट है, कंबाइंड एफर्ट है, कंबाइंड प्रत्याशी हूँ मैं। लोकसभा